गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरी केमिस्ट्री की इस क्लास में। मेरा नाम पंकज जायसवाल है और जैसा कि हम लोग इस समय विलेन चैप्टर पर डिस्कशन कर रहे हैं और अभी पिछली क्लासों में जो हमने चर्चाएं की हैं विलेन चैप्टर में, वो हमने ऐसे विलेन पे चर्चा की है जिस विलेन में किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी वाष्पशील द्रव में विलीन करके जब हम कोई विलयन बनाते हैं, किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी वाष्पशील द्रव में विलीन करके जब हम कोई विलयन बनाते हैं, तो ऐसे विलयन, ऐसे द्रवी विलयन को के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इस तरह का द्रवी विलयन हम तैयार करते हैं तो उनके कुछ अणुसंख्य गुण होते हैं। हमने आपको बताया था कि ऐसे विलयन के 4 अणुसंख्य गुण है। अणुसंख्य गुण का मतलब मैंने आपको हर वीडियो में लगभग समझाया है कि अणुसंख्य गुण का मतलब है कि विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या है ना, और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं विलयन के अणुसंख्य गुण। क्लियर? फिर से समझ लीजिए, विलयन के अणुसंख्य गुण का मतलब कि ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या पर निर्भर करे या विलायक की प्रकृति पर निर्भर करे, तो उसे हम कहते हैं विलयन के अणुसंख्य गुण। 4 तरह के अणुसंख्य गुण हमने आपको समझाए हैं। पहला था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा था क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा था हिमांक का अवनमन और चौथा था परासरण दाब। इस पूरे सेक्शन में यानी कि पूरे टॉपिक में हमने जो विलयन के अणुसंख्य गुण 4 पढ़े, उसमें हमने ये माना था कि जो विलयन है, विलयन में विलेय जो हमने विलीन किया है वो अवाष्पशील ठोस है। हमने केवल यही लिखा है कि जब किसी शुद्ध विलायक में या वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील ठोस विलीन किया जाता है तो ऐसे विलयन के गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करे तो उसे हम कहते हैं विलयन के अणुसंख्य गुण। लेकिन हमने यहां पे कभी कहीं भी ऐसी चर्चा नहीं की है कि विलयन में जब हमने विलेय को विलीन किया तो विलीन होने के बाद विलेय के, भाई आपने 10 मोल विलेय विलयन में घोला, 10 मोल विलेय को विलयन में घोला, तो हम ये मान रहे हैं कि 10 मोल घोला तो वो विलयन में 10 मोल ही रहेगा। मतलब कि जो विलेय है वो विद्युत अनपघट्य है। कैसा है? वैद्युत अनपघट्य है। मतलब विलयन में जाकर के ना तो वियोजित होगा और ना तो संगुणित होगा। वियोजित मतलब ना तो विलयन में जाके टूटेगा, और संगुणित का मतलब कुछ विलेय ऐसे होते हैं जो विलयन में जाकर के 2, 4, 5 अणु एक साथ जुड़ जाते हैं। तो विद्युत अनपघट्य विलेय अभी तक हमारे पास था। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि विलेय आपका हमेशा वैद्युत अनपघट्य पदार्थ हो। विद्युत अपघट्य पदार्थ भी हो सकता है। विद्युत अपघट्य का मतलब कि वो विलेय जब विलयन में जाएगा तो या तो वियोजित हो जाएगा या तो संगुणित हो जाएगा। वियोजित हो जाएगा तो जितने मोल आप घोलेंगे उससे मोलों की संख्या बढ़ जाएगी, और संगुणित हो जाएगा तो जितने मोल आप घोलेंगे उससे मोलों की संख्या घट जाएगी। मतलब हम सोच रहे हैं, देखिए जो अणुसंख्य गुण है, अणुसंख्य गुण ये समानुपाती होता है किसके? विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पर, मोलों की संख्या के समानुपाती होता है या अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। मतलब अगर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या बढ़ जाएगी तो अणुसंख्य गुण भी बढ़ जाएंगे। अब समझिए बात, जैसे ग्लूकोज आपने विलेय लिया, ग्लूकोज उसको जल में घोला है ना, तो 10 मोल ग्लूकोज
10 मोल ग्लूकोज विलयन में 10 मोल ही रहेगा। 10 मोल ही रहेगा। 10 मोल आपने घोला, वो 10 ही मोल रहेगा, क्योंकि इस ग्लूकोज को ना तो टूटना है ना तो जुड़ना है, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर 10 मोल NaCl आपने लिया तो ये विलयन में जाकर, जब विलयन में जाएगा तो 10 मोल Na प्लस आयन बनेगा और 10 मोल Cl माइनस आयन बनेगा। मतलब आपने तो घोला 10 मोल, लेकिन विलयन में जाके वो 10 और 10 कितने हो गए? 20 मोल हो गए। विलयन में हम सोच रहे हैं कि हमने 10 ही मोल घोला है, तो विलयन के अणुसंख्य गुण 10 मोल के हिसाब से आने चाहिए, लेकिन वो विलयन में जाके हो गया 20 मोल। तो विलयन के अणुसंख्य गुण जितना हम सोच रहे हैं उससे दोगुना आ रहा है, क्योंकि अणुओं की संख्या दोगुनी हो गई। 10 दिया था 20 हो गई, दोगुनी हो गई। तो विलयन के अणुसंख्य गुण भी हम तो सोच रहे हैं कि 10 मोल के हिसाब से आएगी, लेकिन विलयन में जाके वो 20 मोल के हिसाब से आ रही है। मतलब विलयन के अणुसंख्य गुणों की वैल्यू जो है, मान जो है वो बढ़ गए। तो इसी को कहते हैं, इस जो अणुसंख्य गुण में जो ये वृद्धि हो रही है। अगर मान लीजिए आपने 10 मोल बेंजोइक एसिड लिया, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH। तो बेंजोइक एसिड क्या होगा? ये देखिए C6H5C डबल बॉन्ड O और OH ऐसा होता है। ये एक अणु है और ये दूसरा अणु है C6H5C डबल बॉन्ड O और OH उल्टा लिखते हैं। तो एक अणु और एक अणु ये आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाएंगे, है ना? तो क्या बना लेंगे? डाइमर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? डाइमर बना लेंगे। तो आपने 10 मोल घोला, दो दो अणु जुड़ने लगे, तो विलयन में रह गया कितना? 5 ही मोल रह गया। विलयन में 5 ही मोल रह गया, क्योंकि 10 ही मोल दिया था और 2 अणु जुड़कर एक अणु बनने लगे। तो हमने तो दिया तो 10 मोल, और हम सोच रहे हैं कि अणुसंख्य गुण भी 10 मोल के हिसाब से आएंगे, लेकिन विलयन में जाते ही वो आधा हो गया, 5 मोल हो गया। यानी कि अणुसंख्य गुण भी आधे हो गए, घट गए। तो इस तरह से अगर विलेय पदार्थ, विलयन में उपस्थित विलेय अगर विद्युत अपघट्य है, यानी विलयन में जाकर के वियोजित या संगुणित होता है, तो जो हम अणुसंख्य गुण की परिकल्पना कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं कि अणुसंख्य गुण इतने आने चाहिए, अणुसंख्य गुण उतना नहीं आएगा, बल्कि या तो उससे ज्यादा आएगा या तो उससे कम आएगा। तो जो अणुसंख्य गुण का मान हमको इस तरह से प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं असामान्य अणुसंख्य गुण। क्या कहते हैं? असामान्य अणुसंख्य गुण। और जाहिर सी बात है, यह विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। और विलेय के मोलों की संख्या किस पर निर्भर करती है? जरा ध्यान दीजिए, ये तो हमने समझाने के लिए बताया आपको। विलेय के मोलों की संख्या, मोल क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो ये व्युत क्रमानुपाती होगा, अणुभार नीचे है ना। विलेय के मोलर द्रव्यमान, यानी कि अगर विलेय के मोलों की संख्या बढ़ गई विलयन में, तो अणुसंख्य गुण बढ़ जाएंगे और मोलर द्रव्यमान घट जाएगा। तो इस तरह के व्यवहार को कहते हैं असामान्य अणुसंख्य गुण या असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य अणुसंख्य गुण या असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है?
तो ये देखिए, इसमें साफ मैं लिख दे रहा हूं, यदि विलयन में उपस्थित विलेय वैद्युत अपघट्य है, तो वह विलयन में या तो वियोजित होगा या संगुणित होगा। या तो वियोजित होगा या तो संगुणित होगा। अतः विलयन में विलेय के मोलों की संख्या या तो बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कब? वियोजन पर बढ़ जाएगी या घट जाएगी। घटेगी कब? संगुणन पर घट जाएगी। अतः विलयन के अणुसंख्य गुण और विलेय के मोलर द्रव्यमान के प्रेक्षित मान परिकलित मान से भिन्न होंगे। इसे ही असामान्य अणुसंख्य गुण या मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो दो कारणों से असामान्य अणुसंख्य गुण या मोलर द्रव्यमान प्राप्त होते हैं। पहला कारण है वियोजन और दूसरा कारण है संगुणन। वियोजन में वो टूटकर अधिक अणु बनाएंगे और संगुणन में 2 अणु या 3 अणु या 4 अणु, कितने भी अणु जुड़कर कम अणुओं की संख्या बनाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या विलयन में घट जाएगी। नोट करिए इसको।
नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए बात करते हैं कि भाई अगर वियोजन हुआ, विलेय का विलयन में वियोजन हुआ या विलेय का विलयन में संगुणन हुआ, कुछ भी हुआ, वियोजित हुआ या संगुणित हुआ, तो अणुओं की संख्या विलयन में बदल जाएगी। विलेय के अणुओं की संख्या विलयन में चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब अणुसंख्य गुण परिवर्तित हो जाएंगे या विलेय के मोलर द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएंगे, है ना। तो इस स्थिति में वॉन हॉफ ने एक टर्म दिया जिसे कहते हैं वॉन हॉफ गुणक, है ना। वॉन हॉफ गुणक अंग्रेजी में कहते हैं want of फैक्टर, want of गुणक। इन्होंने want of गुणक के माध्यम से जो परिकलित मान है अणुसंख्य गुण का और जो प्रेक्षित मान है अणुसंख्य गुण का, उसमें संबंध बताया, है ना। इन्होंने बताया, आई से प्रदर्शित करते हैं, इन्होंने बताया कि आई का मान प्रेक्षित अणुसंख्य गुण, प्रेक्षित अणुसंख्य गुण बटे परिकलित अणुसंख्य गुण के बराबर होता है। मतलब प्रेक्षित का मतलब ऑब्जर्व्ड का मतलब कि जो आपको जो प्राप्त हुआ। जैसे हमने आपको बताया ना कि आपने विलेय को विलीन किया 10 मोल विलेय को, वो विलयन में जाके 20 मोल हो गया। तो 20 मोल से आपको अणुसंख्य गुण जो प्राप्त होगा वो मान ऊपर रखेंगे। और परिकलित का मतलब जो कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड का मतलब कि जितना आपने पहले उम्मीद कर रखी थी कि इतना होना चाहिए था, आपने तो 10 मोल दिया था, तो 10 मोल के हिसाब से अणुसंख्य गुण आना चाहिए। तो 10 मोल के हिसाब से जो अणुसंख्य गुण आएंगे उसको नीचे रखेंगे, उसे कहते हैं परिकलित। और इसे कहते हैं जो मिलता है हमें प्राप्त होता है वो प्रेक्षित, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अंग्रेजी में कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और ये कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। तो अणुभार इसका उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है अणुसंख्य गुण के, है ना, मोलर द्रव्यमान। तो इसका मतलब परिकलित, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, परिकलित मोलर द्रव्यमान बटे प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, ठीक है। या इसको सिंबलाइज करना है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल या कैलकुलेटेड, है ना। और ऐसे मोलर मास भी, मोलर मास को m से डिनोट कर लीजिए, तो नॉर्मल या कैलकुलेटेड ऊपर आ जाएगा, कैलकुलेटेड लिख दे रहा हूं सिर्फ, और ये एक्सपेरिमेंटल। ये वॉन हॉफ फैक्टर है, ठीक है। तो वॉन हॉफ फैक्टर या वॉन हॉफ गुणक की सहायता से हम लोग एक्चुअल में वियोजन के बाद या संगुणन के बाद जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्य गुण प्राप्त होता है उसका हम सही कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो आइए इसको नोट करिए। उसके बाद हम पहले वियोजन की बात करेंगे कि वियोजन में क्या होगा वॉन हॉफ गुणक, और संगुणन में क्या होगा वॉन हॉफ गुणक। दोनों की अलग अलग चर्चा करेंगे
क्योंकि दो ही चीजें होती हैं, वियोजन और संगुणन। तो वियोजन में चर्चा करेंगे और फिर संगुणन में चर्चा करेंगे। पहले नोट करिए इसको। चलिए, नोट कर लिया होगा। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले वियोजन की, कि वियोजन में होता क्या है, और फिर वियोजन की मात्रा से हम लोग वांट ऑफ फैक्टर यानी वांट ऑफ गुणक का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, वियोजन पहला, वियोजन अंग्रेजी में कहेंगे डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, वियोजन में टूटेगा। एक अणु घोला तो 2 अणु, 3 अणु, 4 अणुओं में टूट जाएगा, है ना। तो ये देखिए, इसमें बात करते हैं यदि विलयन में वियोजित होता है, वियोजित होता है, तो विलयन में विलेय के मोलों की संख्या बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ जाएगी। भाई आपने 10 मोल दिया, 20 मोल हो गया, 30 मोल हो गया, 40 मोल हो गया, तो विलेय के मोलों की संख्या बढ़ गई विलयन में। विलयन में जाने के पहले तो कम थे, लेकिन विलयन में जाने के बाद विलेय के मोलों की संख्या बढ़ जाएगी। अतः विलयन के अणुसंख्य गुणों का मान भी बढ़ जाएगा, तथा विलेय का मोलर द्रव्यमान घट जाएगा। तो वियोजन की मात्रा, आखिर वियोजन हुआ कितना? तो वियोजन की मात्रा क्लास 11th में आपने पढ़ा है, इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। यह होगा वियोजन के बाद मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या भी लिख सकते हैं, बटे वियोजन के पूर्व मोलों की संख्या। जैसे अब सॉल्व करके समझते हैं। जैसे एक विलेय था ए, ये वियोजित हुआ विलयन में बी, सी, डी, इस तरह के एन अणुओं में वियोजित हुआ। कुल मिला के एन अणु बने। मान लिया जब समय 0 था तो इसका 1 मोल था, उस समय तो वियोजन हुआ नहीं होगा, है ना। अब जब समय t हो गया, कोई कुछ टाइम बीत गया, वियोजन हो गया, तो वियोजन की मात्रा अल्फा है। ध्यान दीजिए, अल्फा है और वियोजन के पूर्व मोलों की संख्या 1 है। तो वियोजन के बाद मोलों की संख्या, इसको उधर भेज दें, अल्फा से गुणा हो जाएगा 1 में, तो अल्फा रहेगा। तो इसका मतलब अब कितने अणु बचे वियोजन के बाद, या ऐसे समझिए,
वियोजन के बाद ना लिख करके इसको थोड़ा सा हिंदी में समस्या होती है। वियोजित अणुओं की संख्या, वियोजित अणुओं या मोलों, हम मोल लिख रहे हैं तो मोलों की संख्या है ना, अमाउंट डिसोसिएटेड अपॉन अमाउंट टेकन इनिशियली। तो वियोजित मोलों की संख्या कितनी, एक उधर भेज दें तो अल्फा, तो एक मोल था, अल्फा वियोजित हो गया तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा। ऐसे समझिए आपने 10 मोल घोला और 10 मोल में से 5 मोल वियोजित हो गए Na प्लस और Cl माइनस में। भाई NaCl आपने लिया था, ये Na प्लस और Cl माइनस में वियोजित हुआ। जब टाइम 0 था तो आपने इसको 10 मोल लिया, अभी तो वियोजित होंगे नहीं, लेकिन जब टाइम कुछ बीत गया और ये वियोजित हो गया, मान लो 5 मोल वियोजित हुआ, तो बचा कितना, 10 माइनस 5 ना, तो ये बना कितना, ये 5, जितना ये वियोजित हुआ उतना ये भी बना, उतना ये भी बना, तो ये 5 मोल बच गए NaCl। NaCl के 5 मोल वियोजित नहीं हुए, तो विलयन में कुल मोलों की संख्या कितनी है, 5 मोल इसके, 5 मोल इसके, 10 मोल और 5 मोल ये बचा है, 15 मोल हो गए। 10 मोल घोला लेकिन हो कितने गए, 15 मोल, है ना, क्योंकि पूरा का पूरा 10 मोल वियोजित होता तब ये 10 10 20 बनता, लेकिन ये पूरा वियोजित नहीं हुआ, केवल 5 ही मोल वियोजित हुआ। तो उसी की हम बात यहां पे कर रहे हैं। तो अल्फा वियोजित हो गया तो बचा कितना, 1 लिया था, अल्फा वियोजित हो गया तो 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा ये वियोजित हुआ तो ये अल्फा 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 इस तरह के n है तो n अल्फा। तो वियोजन के बाद, वियोजन के बाद विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या, अणुओं की लिख दो, मोलों की लिख दो, अणुओं की संख्या, तो देखिए ये n अल्फा बना और ये 1 माइनस अल्फा बचा, तो ये अणुओं की संख्या हमारे इस समय विलयन में है और लिया कितना था, 1 मोल। तो ये देखिए जो वांट ऑफ फैक्टर I का मान है, प्रेक्षित अणुसंख्य गुण बटे परिकलित अणुसंख्य गुण। तो प्रेक्षित मतलब प्रेक्षित इससे मिलेगा जो आपको मिल रहा है, और लिया कितना था, 1, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा बटे 1। जो विलयन में इस समय है वो ऊपर और जितना आपने लिया था प्रारंभ में वो नीचे, तो ये आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। अल्फा कॉमन ले लें तो 1 माइनस अल्फा कॉमन ले लिया, यहां प्लस साइन है तो यहां बचा 1 और यहां बचा n। भाई बाई अल्फा माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखें, यहां पे देखें अल्फा 1 माइनस n का मान क्या होगा, तो 1 माइनस आई होगा, 1 माइनस आई। तो अल्फा का मान क्या होगा, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस n। उल्टा कर दें इसको दोनों को, या अल्फा का मान i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। n ध्यान रखिएगा, जैसे NaCl आपने लिया था ना, तो NaCl से कितने आयन बने, 2 आयन बने, तो n का मान 2। जितने आयन बनेंगे, जितने वियोजन के बाद जितने अणुओं की संख्या होगी, है ना। जैसे अगर आपने सोडियम कार्बोनेट ले लिया Na2CO3, तो 2 Na प्लस आयन देगा और 1 कार्बोनेट आयन देगा, तो 2 और 3, तो n का मान यहां पे होगा 3। इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए पूर्ण वियोजन पर अल्फा का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि वियोजन के मोलों की संख्या
जितना लिया पूरा वियोजित हो गया, तो ऊपर वाला वैल्यू और नीचे वाला वैल्यू बराबर हो गया, तो अल्फा का मान 1 हो गया। तो अल्फा का मान 1, तो ये क्या होगा, i-1 बराबर n-1। तो i का मान यहां से क्या आ जाएगा, i का मान यहां से आ जाएगा n, है ना। और यदि अल्फा बराबर 0, मतलब वियोजन हुआ ही नहीं, अल्फा 0 है, तो 0 होगा तो इधर ये मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो i का मान होगा 1। नोट कर लीजिए इसको पहले। नोट हो गया। अब बात करते हैं दूसरा संगुणन की। वियोजन की जगह पर अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे एसोसिएशन। दूसरा संगुणन, एसोसिएशन। तो विलयन में अगर संगुणित हो जाता है, वियोजित की जगह क्या हो जाता है, संगुणित हो जाता है, संगुणित होता है, तो विलयन में विलेय के मोलों की संख्या घट जाएगी, क्योंकि अब 2 अणु 3 अणु जुड़कर एक अणु बनाने लगेंगे, तो घट जाएगी। अतः विलयन के अणुसंख्य गुणों का मान भी घट जाएगा तथा विलेय का मोलर द्रव्यमान बढ़ जाएगा। भाई उल्टा हो गया सब कुछ, मोलों की संख्या घटी तो विलयन के अणुसंख्य गुण घट गए और विलेय के मोलर द्रव्यमान बढ़ गए। तो वियोजन की मात्रा की जगह पर हो जाएगा संगुणन की मात्रा। संगुणन की मात्रा, इसको मान लो बीटा से प्रदर्शित कर देते हैं, तो वियोजित की जगह संगुणित हो जाएगा। संगुणित मोलों की संख्या और संगुणन से पूर्व मोलों की संख्या, संगुणन के पूर्व मोलों की संख्या। तो अब ये थोड़ा सा यहां पर ये थोड़ा सा अलग होगा। जैसे मान लो n अणु A के हैं, ये संगुणित होकर के a⁴n सब जुड़ के एक अणु बन गया, सब के सब जुड़ करके एक अणु में परिवर्तित हो गया। तो n को उधर भेजें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है a1/n an, ऐसे लिख सकते हैं। जब समय 0 था तो इसका 1 मोल लिया गया, उस समय ये 0 मोल होगा। जब समय t हो गया, कुछ समय बीत गया, तो समय बीतने के बाद ये वैसे ही देखिए, संगुणन के पूर्व मोलों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। तो संगुणित मोलों की संख्या इसको उधर भेज दें, तो बीटा में 1 से गुणा करोगे बीटा ही आएगा, तो बीटा संगुणित हो गए और थे कितने, 1 मोल, तो बचे कितने, 1 माइनस बीटा,
और ये 1/n रहेगा और बीटा, यानी कि बीटा अपॉन n। तो वियोजन, ये वियोजन की जगह क्या हो जाएगा, संगुणन। संगुणन के बाद विलेय के अणुओं की संख्या, विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या, ये थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। जो संगुणित नहीं हुए वो 1 माइनस बीटा है, 1 माइनस बीटा प्लस बीटा अपॉन n। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर का मान, वो वैल्यू 1 माइनस बीटा प्लस बीटा अपॉन n बटे 1। तो ये आ जाएगा 1 माइनस बीटा प्लस बीटा अपॉन n। बीटा कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस बीटा कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन n। ठीक है, तो ये देखिए बीटा 1 माइनस 1 अपॉन n, 1 उधर चला जाएगा, तो बीटा 1 माइनस 1 अपॉन n, 1 माइनस आई आ जाएगा। तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा, इसको उधर भेज दें, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n। ये देखिए यहां से इसका मान निकाला पहले, है ना, तो ये 1 माइनस आई आ गया, फिर बीटा का मान निकाला तो ये पूरा मान नीचे चला गया, 1 माइनस 1 अपॉन n। ये हो गया संगुणन की मात्रा का मान। अब दो कंडीशन कि अगर पूर्ण संगुणन हो और दूसरा यदि संगुणन ना हो। पूर्ण संगुणन के लिए, पूर्ण संगुणन के लिए तो बीटा का मान हो जाएगा 1, ये 1 हो गया, तो 1 माइनस आई इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन n, तो आई का मान हो जाएगा 1 अपॉन n। और दूसरा, यदि संगुणन नहीं होता, मतलब एसोसिएशन नहीं होगा, तो बीटा का मान 0, तो ये 0, तो इधर ये जाएगा गुणा होगा 0 हो जाएगा, तो आई का मान हो जाएगा फिर से 1, तो ये 1 आई का मान हो गया। तो ये एसोसिएशन में ये वैल्यू ध्यान रखिएगा। n का मान क्या है, जैसे हमने अभी बताया था बेंजोइक एसिड COOH, इसके दो अणु अगर बेंजीन में घोलते हो तो C6H5COOH के दो अणु एक साथ जुड़ जाएंगे, तो जो यहां पे N लिया था वहां पे 2 हो गया। ठीक, तो इसका मतलब N का मान कितना रखोगे, 2 रखोगे। क्लियर है, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि वियोजन में जब वियोजन की बात करेंगे तो जो भी लवण होगा, जो भी सॉल्ट होगा, या जो भी अम्ल होगा, जो भी क्षार होगा, जो भी विलेय होगा, वो डिसोसिएशन यानी वियोजन के बाद कितने आयन बना रहा है, उन आयनों की संख्या n था, और यहां पर कितने अणु संगुणित हो रहे हैं उसकी संख्या को n कहते हैं। समझ में आई बात सबको? नोट करिए इसको पहले।
तो नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। तो आज हमने चर्चा की असामान्य अणुसंख्य गुण या असामान्य मोलर द्रव्यमान विलेय के। हमने समझा कि जब हम किसी ऐसे विलेय को किसी शुद्ध विलायक में घोलते हैं जो विलयन में जाकर के वियोजित या संगुणित होकर के अणुओं की संख्या को बढ़ा देता है या अणुओं की संख्या को घटा देता है, तो उसी हिसाब से विलयन के अणुसंख्य गुण भी परिवर्तित हो जाएंगे और विलेय का मोलर द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाएगा। यदि वियोजन होता है तो विलयन के अणुसंख्य गुण बढ़ जाएंगे, मोलर द्रव्यमान घट जाएगा। यदि संगुणन होगा तो विलेय के मोलों की संख्या घट जाएगी, जिससे विलयन के अणुसंख्य गुणों के मान घट जाएंगे और मोलर द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो कितना, और इसमें वॉन टॉप फैक्टर हमने कैसे, वॉन टॉप गुणक का कैसे इस्तेमाल किया, आई का क्या मान होता है, जो एक्सपेरिमेंटली जो हमें अणुसंख्य गुण मिले उसको कैलकुलेटेड अणुसंख्य गुणों से भाग दे करके या मोलर द्रव्यमान में उल्टा हो जाएगा और उसकी सहायता से वियोजन की मात्रा और संगुणन की मात्रा की सहायता से हम आई का मान ज्ञात करेंगे, वियोजन के लिए भी और संगुणन के लिए भी। अगर ये फॉर्मूला याद है आपको तो आप फॉर्मूले की सहायता से आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं तो पूरा जैसे हमने कैलकुलेट किया है वैसे ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आई बात, सब सारी इन फॉर्मूलों को याद रखने की कोशिश करें, है ना। देखिए आई का मान वियोजन में भी और संगुणन में भी, अगर वियोजन या संगुणन नहीं होता तो आई का मान 1 होता है। इसीलिए विलयन के अणुसंख्य गुणों में हमने कहीं भी आई का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है, क्योंकि जो हमने विलेय लिया था वो वैद्युत अनपघट्य था, अर्थात वियोजित या संगुणित नहीं होता था, तो उसका आई का मान 1 होगा। तो 1 से गुणा करोगे तो उतना ही तो रहेगा, इसीलिए कहीं पे आई को इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन अब अगर वियोजन या संगुणन विलेय पदार्थ का होगा तो उसमें हम लोग आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, अणुसंख्य गुणों में। तो अगर विद्युत अपघट्य है तो वियोजन हो रहा है या संगुणन हो रहा है, तो वॉन टॉप फैक्टर को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, यानी अणुसंख्य गुणों में। तो अब अणुसंख्य गुण यदि विलयन में उपस्थित विलेय अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य है तो विलयन के अणुसंख्य गुण, विलयन के अणुसंख्य गुण क्या होंगे, पहला क्या था, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो ये हो जाएगा आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। हम लोग स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन लिख रहे थे, तो अब ये हो जाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी अब होगा आई इंटू के बी इंटू एम, और हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, मोललता, और परासरण दाब पाई आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, यह होगा परासरण दाब। तो आई बात समझ में। अब आप इन अणुसंख्य गुणों को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन में एक अगली क्लास में आपको वर्कशीट दूंगा और उस वर्कशीट को मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। तो पहले आप प्रयास करेंगे, आप अपने प्रयास को
मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करेंगे, देखेंगे कि आपने कितने % क्वेश्चन को सही सही अटेम्प्ट किया। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, जिसकी वर्कशीट मैं आपको पहले ही कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। और इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियोस के आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से समझेंगे टॉपिक को। कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का भी समाधान कर दूंगा। तो इसी उम्मीद के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।